डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। भारत में जो मिडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में जो ट्रांजिशन होता है वो शुरुआत होती है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ, जो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में शुरू होता है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती है और यहाँ पर वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर देती है, यहाँ पे उसका पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो भी रीज़न रहता है जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है और हमारे देश में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। तो हम जनरली मॉडर्न पीरियड भारत में 18th सेंचुरी के मिड हाफ से स्टार्ट करते हैं। 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा मुग़ल एम्पायर था, बहुत उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही थी, वो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आते आते डिक्लाइन की तरफ जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं। जो मुग़ल एम्परर्स होते हैं वो अपनी पावर जो है, अपनी ग्लोरी जो है वो खोने लग जाते हैं। उनका जो इतना बड़ा एम्पायर था वो सिमट कर सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों में हो जाता है। स्पेशली इसकी शुरुआत होती है औरंगज़ेब के टाइम से। औरंगज़ेब के टाइम में जो यूनिटी हुआ करती थी वो यूनिटी धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर की ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और जो एम्पायर है वो हिलना शुरू हो जाता है। उसका 50 साल का जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड मुग़ल काल के सबसे ख़राब टाइम पीरियड में से रहता है। और औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो रूलर्स आते हैं, मुग़ल रूलर्स आते हैं, उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके खुद के 3 बेटों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि कौन राजा बनेगा। इस लड़ाई से भी मुग़ल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरकार गद्दी पर बैठता है 1707 में, 65 की एज में। वो पहला रूलर माना जाता है। जो औरंगज़ेब के बाद के रूलर्स को हम लेटर मुग़ल्स कहते हैं, उन रूलर्स का पहला मुग़ल रूलर वो माना जाता है, जिनकी लिस्ट आपको नीचे दी हुई है द लेटर मुग़ल्स की। बहादुर शाह ज़फ़र 1707 से 1712 तक का रूल रहता है उसका। सेकंड है जहांगीर शाह 1712 से 13 तक। फ़र्रुखसियार 1713 से 19 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक। अहमद शाह 1748 से 54 तक। आलमगीर सेकंड 1754 से 59 तक। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक। अकबर सेकंड 1806 से 37 तक। और सबसे लास्ट मुग़ल रूलर है बहादुर शाह ज़फ़र 1837 से 1857 तक। तो इनको हम लेटर मुग़ल्स कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रीज़न्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, क्योंकि मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत पावरफुल एम्पायर था। तो कोई 1-2 रीज़न्स की वजह से मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ नहीं जा सकता। उसके कई सारे रीज़न्स रहे हैं जिसकी वजह से कितना स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर जो है पतन की तरफ चला जाता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका पॉलिटिक्स इन द मुग़ल कोर्ट। जो मुग़ल कोर्ट था, जो मुग़ल दरबार था, उसमें 4 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स थे जिनको नोबल्स कहा जाता था। जो नोबल्स यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट लोग माने जाते थे, जो पैसे से भी होते थे और राजनीतिक तरीके से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। वो 4 लोग थे, ग्रुप थे ईरानीस, तुरानीस, अफ़गान्स और हिंदुस्तानीस। इन चारों ग्रुप्स का जो है वो वर्चस्व था मुग़ल कोर्ट के अंदर। पर ये चारों ग्रुप जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्यों लड़ते रहते थे? कि किनके पास ज़्यादा पावर रहेगी, कौन अब ज़्यादा पावरफुल रहेगा। इसी वजह से इन चारों ग्रुप्स के अंदर जो है वो दुश्मनी रहती थी और इन चारों ग्रुप्स की दुश्मनी ने भी कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि ये ग्रुप्स अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे और राजा की पावर के बारे में कम सोचने लगे। तो इनके जो बीच का झगड़ा था उसने कहीं कहीं मुग़ल पॉलिटिकल पावर को वीक करने में कामयाबी हासिल करी। सेकंड पॉइंट है आपका जागीरदारी क्राइसिस। पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए जो जागीरदार हुआ करते थे वो अपनी जागीर को वो जागीर लेना चाहते थे जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल सके, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जागीर जो है वो बेसिकली मुग़ल ऑफिसर्स को दी जाती थी एक पेमेंट के तौर पे कि आपने हमें सर्विस दी है, आप हमारे दरबार में काम करते हो, आप हमारे ऑफिसर हो, तो आपको सैलरी के तौर पे एक ज़मीन दे दी जाएगी जिसकी आप जागीर माने जाएंगे और वहाँ का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आप अपनी सैलरी के तौर पे रखेंगे। लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते ये जो जागीर्स थी बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब
जागीर कम हो गई, पर ऑफिसर्स को सैलरी के तौर पर जागीरदारी देनी तो पड़ेगी। तो राजा ने क्या किया कि अपने अंडर में आई हुई ज़मीन को धीरे धीरे उन्होंने जागीर में कन्वर्ट कर दिया और वो जागीरदारों को देनी शुरू कर दी। तो इसका नुकसान राजा को उठाना पड़ा, मुग़ल रूलर को उठाना पड़ा, क्योंकि उसके अंडर आई हुई ज़मीन वो धीरे धीरे उसके हाथ से चली गई। कि उस ज़मीन का जो रेवेन्यू हुआ करता था वो जागीरदार को मिलता था, वो राजा को नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं पैसे से भी और पॉलिटिकली पावर से भी वो वीक होता चला गया। थर्ड पॉइंट है आपका वीक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने एक नया रूल चलाया था जिसको कहा जाता था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम उसने इसलिए चलाया था जिससे कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और आर्मी जो है उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सके। अकबर के टाइम तक ये मनसबदार सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। पर 17वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते ये मनसबदार सिस्टम भी वीक होता चला जाता है। बेसिकली मनसबदार सिस्टम क्या होता था, मनसबदार सिस्टम के अंदर जो मनसबदार्स हुआ करते थे उनको एक फ़िक्स्ड अमाउंट में अपनी सेना राजा को देनी पड़ती थी कि जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी इतनी सेना हर मनसबदार देगा उसको। वो सेना का रख रखाव, सेना की सैलरी सब कुछ मनसबदार की ही अंडर में आती थी, जिससे कि राजा के ऊपर पैसे का प्रेशर ना पड़ सके, सेना के रख रखाव का प्रेशर ना बढ़ सके। इन शॉर्ट जो ट्रूप्स दिया करते थे मनसबदार, उस ट्रूप्स की जिम्मेदारी मनसबदार की होती थी, चाहे किसी भी तरीके का खर्चा उन ट्रूप्स को देना पड़ता हो। तो राजा के पास बिना खर्चा किए हुए एक अच्छी खासी सेना जो है वो मिल जाती थी। और इसके बदले में राजा क्या करता था, इसके बदले में उनको जागीर दिया करता था मनसबदारों को, और उस जागीर का जो रेवेन्यू हुआ करता था वो रेवेन्यू मनसबदार अपने पास सैलरी के तौर पे रखते थे। पर टाइम के साथ साथ जो है मनसबदार बढ़ते चले गए और जागीर जो ज़मीनें हुआ करती थी वो घटती चली गई। अब मनसबदारों के मन में लालच पैदा होना शुरू हो गया कि उनको जो है अच्छी ज़मीन मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने करप्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसा बचाने के लिए ट्रूप्स में भी जो है करप्शन करना शुरू कर दिया। अकबर के बाद का जो टाइम पीरियड हम देखते हैं उसमें देखते हैं कि मनसबदार जो थे उन्होंने उतने अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं किया। उन्होंने जो वो ट्रूप्स उनको प्रोवाइड कराने होते थे उसमें भी उन्होंने करप्शन दिखाया, जिससे कि मुग़ल एम्पायर जो खड़ी थी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर जो मुग़ल एम्पायर की पावर टिकी हुई थी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक होती चली गई। इसके साथ साथ मुग़ल आर्मी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल पाई, समय के साथ नहीं चल पाई। मतलब वो जो पिछले ज़माने के पहले के साथ जो लड़ते आए थे तलवार से, भाले से, उसी तरीके से वो लड़ते रहे। उन्होंने अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने नेवी नहीं बनाई मुग़ल रूलर्स ने कभी, क्योंकि नेवी की उनको कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पर समय के साथ साथ चेंज ज़रूरी होता है, वो चेंज मुग़ल रूलर्स अपनी मिलिट्री के अंदर नहीं लेकर आए। उनके जो इक्विपमेंट्स थे, उनके जो हथियार थे वो सारे पुराने हो चुके थे, और इसकी वजह से भी जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वॉर्स ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो राजा मर जाता था तो उसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे उनकी बेटों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह कि कौन गद्दी के ऊपर बैठेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब के मरने के बाद उसके 3 बेटों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे ही राजा मर जाता था वैसे ही उनके बेटों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। तो इस लड़ाई की वजह से जो मुग़ल एम्पायर का जो पैसा था वो भी बर्बाद होता चला गया, और मुग़ल एम्पायर वीक होता चला गया, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे। इस वजह से जो बाकी मुग़ल एम्पायर के अंडर रूलर्स थे उनको मौका मिल गया फ़ायदा उठाने का, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से राजकुमारों की अपनी लड़ाई ने भी कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर को वीक किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औरंगज़ेब्स पॉलिसीज़। औरंगज़ेब जो है एक बहुत अच्छा रूलर, एक बहुत अच्छा एम्परर हम लोग नहीं कहते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा फेल रहा इस बड़े एम्पायर को संभालने में। स्पेशली उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो बिल्कुल भी टॉलरेंस वाली नहीं थी। उसने जो लोगों के बीच की जो यूनिटी थी जो अकबर ने कायम करी थी, कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत रूलर हो, उसने सबको एकजुट करके रखा था। पर औरंगज़ेब इस यूनिटी को जो है वो बनाए नहीं रख सका,
उसने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आया जिसको रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसीज़ के नाम पे भी जाना गया, कि ये जो है बहुत ज़्यादा क्रूर है, ये मुस्लिम्स जो नहीं हैं उनको मारता है, जिसकी वजह से हिंदू जो अकबर के टाइम पर मुग़ल रूल्स के साथ थे वो औरंगज़ेब के टाइम पर आते आते सब उससे अलग हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उसकी जो पॉलिसीज़ रही उसका रीज़न क्या क्या रहा, उसमें सबसे पहले ये है कि जो उसने डेक्कन कैंपेन किया उसमें उसका बहुत समय बर्बाद हुआ। डेक्कन कैंपेन जो है, डेक्कन की तरफ उसने युद्ध लड़ा और बहुत समय तक वो वहाँ पे युद्ध लड़ता रहा, जिसमें उसका पैसा भी गया, उसका टाइम भी गया, और बहुत समय जब वो डेक्कन के अंदर बिताने लगा तो जो नॉर्थ के एरिया में उसका एम्पायर था वो वीक होता चला गया। सेकंड पॉइंट है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि डेक्कन के अंदर जो है वो गया, तो बाकी सारे नॉर्थ के जो एरिया के जो राजा थे उन्होंने एक तरीके से वॉर शुरू कर दिया उसके अगेंस्ट। तो उसमें सिख, मराठास, जाट, राजपूत, ये सारे न्यूमरस जो रूलर्स थे उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। तो औरंगज़ेब को इनके साथ लड़ाई जो लड़नी पड़ती थी उसमें भी उसका टाइम और उसका पैसा बहुत बर्बाद हुआ। और थर्ड पॉइंट है लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द लॉयल राजपूत। राजपूत बहुत इम्पॉर्टेंट थे मुग़ल रूलर्स के लिए। आप देखिए कि अकबर ने ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई थी, मैट्रिमोनियल पॉलिसीज़ थी, जिसमें वो शादी कर लेता था राजपूत राजकुमारियों से, जिसकी वजह से उसके साथ एक संबंध कायम हो जाता था बिना वॉर के। तो जो अकबर ने एक राजपूतों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया था, औरंगज़ेब के टाइम तक आते आते वो फ्रेंडली रिलेशन जो है ख़त्म हो जाता है और राजपूतों का जो सपोर्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक बैंकरप्सी, यानी कि वो फिनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। मुग़ल एम्पायर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। अगर हम शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ भी अपना बहुत सारा पैसा जो है कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाने में लगा देता है, जैसे ताजमहल वगैरह, जिसकी वजह से मुग़ल जो इकनॉमी है वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। औरंगज़ेब के टाइम पर जो डेक्कन कैंपेन वो करता है वो भी फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर साबित होता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे पैसे की उनको तंगी होनी शुरू हो जाती है, मुग़ल एम्पायर वीक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेन इन्वेशंस। बाहर से आए हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा भारत पे आक्रमण किया, जिनमें दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, नादिर शाह जो पर्शिया का रूलर था और अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का रूलर था। इन्होंने बहुत बार भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत को लूटा, जिसकी वजह से जो मुग़ल्स थे उनकी पावर और उनकी प्रेस्टीज दोनों ही जो है वो वीक होती चली गई। नादिर शाह ने बहुत बार भारत पे आक्रमण किया, स्पेशली दिल्ली पे किया, और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्रेजर्स थे, यहाँ का जो धन था वो लेकर चला गया, जिसमें कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन ये दोनों ही लाल किले में थे और दोनों ही वो लेकर अपने साथ चला गया। साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली ने भी नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर बार बार आक्रमण किया और नॉर्दर्न इंडिया को जो है कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर वीक हो गया। लास्ट पॉइंट है आपका वीक सक्सेसर्स। औरंगज़ेब के टाइम पर ही मैंने आपको बताया था कि काफ़ी हद तक मुग़ल रूल जो है वो हिलने डुलने लगा था, वीक होने लगा था, पर फिर भी औरंगज़ेब ने उसको संभालने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद जितने भी मुग़ल्स आए, जितने भी रूलर्स आए, उनको लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत वीक थे, इनएफिशिएंट थे और वो मतलब प्लेजर लविंग थे, यानी कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो इस तरीके से वो क्या हो जाते हैं कि एक वक्त पर आके नोबल्स जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए थे लोग हुआ करते थे, पैसे से भी और पॉलिटिकली भी, वो उनके हाथ में कठपुतली बनकर रह जाते हैं कि जो नोबल्स बोलेंगे वही राजा करेगा। राजा मुग़ल रूलर जो है वो गद्दी पर सिर्फ एक कठपुतली के तौर पे बैठ जाता है, उसके हाथ से सारी पावर्स जो है वो धीरे धीरे नोबल्स के हाथ में चली जाती है। और मुग़ल रूलर के वीक होने के साथ साथ ही, वीक गवर्नमेंट होने के साथ साथ ही, जो उसके अंडर में जितने भी किंगडम्स होते हैं वो किंगडम्स धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और इस तरीके से जो इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे भारत में फैला हुआ था, ऑलमोस्ट मतलब सारी जगह पे नहीं पर फिर भी बहुत जगह पे जो फैला हुआ था, वो बहुत छोटी जगह पे सिमट कर रह जाता है। और जो थोड़ी बहुत होप रहती है कि मुग़ल रूल फिर से रिवाइव हो सकता है, उसको भी शैटर्ड कर दिया जाता है ब्रिटिश रूल के साथ ही। ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आते हैं, वो मुग़ल्स की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, मुग़ल्स को जो है वो एक तरीके से
पावर उनकी छीनने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक वो उनकी छीनने में कामयाब भी हो जाते हैं। जो बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट मुग़ल रूलर होता है, वो एक बार फिर कोशिश करते हैं 1857 में कि वो दोबारा से अपनी ताकत जो है रिवाइव कर सके। इसके लिए वो जो 1857 का युद्ध लड़ा जाता है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, उसमें वो लीडरशिप करते हैं। लेकिन 1857 का वॉर जो है वो फेलियर साबित होता है और बहादुर शाह ज़फ़र को हरा दिया जाता है। हराने के बाद उनको रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है और इसी के साथ पूरा मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाता है। मुग़ल एम्पायर जिसने लगभग 3 सेंचुरी तक हमारे देश पर राज किया, वो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में अपनी ही कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिक्लाइन की तरफ आ जाता है। और जब उसका डिक्लाइन होता है तो उसके बाद कई सारे राजा महाराजा उभर के सामने आते हैं जो आपस में लड़ते हैं कि किसके हाथ में ये पॉलिटिकली पावर रहेगी। तो भारत जो है उस वक्त काफ़ी समय तक जो है बिखरा रहता है। कोई भी एक सेंट्रल पावर नहीं होती, किसी के पास पॉलिटिकल पावर नहीं होती। वो पावर आती है ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स कई सारे वॉर लड़ते हैं और उसके बाद ये पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में आ जाती है, जो हमारे देश पे लगभग 200 साल तक राज करते हैं। और इसी की शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के साथ। और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है।